क्या था सतीश भाई कि 25-30 साल से हमारी फैमिली वाले हमेशा रेंट पे रहते थे, तो कहीं ना कहीं जब आप बिल्डिंग में उतर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फील करवाते थे। आपने पहला $1 मिलियन कितने साल के जब आप थे तब कमाया था? पैसे को लेके टारगेट रहा कि यार मुझे इतना बनाना है पैसा। क्या काम करके ये पैसे आपने बनाए और क्या काम कर रहे हो आप? और आपने जैसा कि मैंने देखा था, आपका एक पोस्ट देखा था कि आपने गाड़ी भी ले रखी है BMW। कौन सा सीरीज है वो? ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा कि हाउ टू बिकम मिलियनेयर। हाउ टू बिकम अ मिलियनर। आपको जैसे काम करने के लिए क्या सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? हाँ जी दोस्तों, तो मिलियनेयर इन डिफेंडर का एक और एपिसोड, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं दूसरे मिलियनेयर जो तुषार भाई, जो सीधा सूरत से चल के आए हैं हमारे डिफेंडर में। कैसे है तुषार भाई? एकदम फर्स्ट क्लास भाई। तो तुषार भाई, मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो दे दे अपने बारे में। सतीश भाई, मैं हूँ तुषार और मैं 24 साल का हूँ, और सूरत से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस मैनेज करता हूँ। ठीक है, इसको हम मोनेटाइज करते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। थोड़ा बहुत कमा के भाई मिलियनेयर हो गए आप। आपने पहला $1 मिलियन कितने साल के जब आप थे तब कमाया था? जो फर्स्ट मिलियन मेरा टच हुआ था वो 2 साल पहले टच हुआ था, 2021 कह रहा हूँ। तो 22 साल के थे आप? 21 साल का था। तो इतनी कम एज में जब आप मिलियनेयर बने, क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग पता नहीं क्यों, जैसे कभी है ना 1 करोड़ वाला टारगेट दिमाग में था नहीं। अच्छा। हमेशा $1 मिलियन वाला टारगेट था। हाँ। तो वो जब हुआ तब एक लगा कि एक रिलीफ है, बट वो रिलीफ 5 मिनट का था। फिर लगा यार अभी तो कुछ भी नहीं है। ओके। वो 5 मिनट के लिए खुशी हुई, उसके बाद वापस बैक ऑन ट्रैक। और घर वालों का कैसा रिएक्शन रहता है? घर वाले मेरे कोई रिएक्शन नहीं देते इन चीज़ों पे, वो ग्राउंडेड रखते हैं मुझे। हाँ। वो नहीं चाहते कि बेटे को ज़्यादा पंप अप करे ताकि वो हवा में चढ़े। अच्छा। वो रखते हैं कितना भी करो अपने उसमें रहो, लिमिट में रहो। पैसे को लेके टारगेट रहा कि यार मुझे इतना बनाना है पैसा? टारगेट तो सतीश भाई हमेशा रहता है, हमेशा वो चेंज भी होता रहता ठीक है है। सिचुएशंस के हिसाब से। कभी एक टाइम था जब ये था कि महीने का 20-25 हज़ार रुपये निकल जाए, वही टारगेट था। फिर वो दिन का टारगेट बना। तो अब ये है कि अलग अलग सिचुएशंस रहती है लाइफ में। टारगेट अचीव हुआ, फिर बड़ा टारगेट आता है, वैसे ग्रो करता है आदमी। तो अब जैसे क्या होता है, जब कम एज में जब पैसे आते हैं तो कुछ लोगों का ये मानना है, या फिर ज्यादातर आपने भी देखा होगा कि लोग थोड़े बिगड़ जाते हैं, अय्याशी वगैरह करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, या फिर ऐसा लगता है अब तो मैं बहुत रिच हो गया, तो फिर काम पे उतना ध्यान नहीं होता है। आपके साथ कैसा रहा? सतीश भाई, इसमें 2 बात है। पहली बात तो ये कि अभी उस लेवल का पैसा भी नहीं कमाया है जो जिसमें आदमी का दिमाग खो जाना चाहिए। ठीक है। अगर लोग कम पैसे में भी दिमाग अपना घुमा लेते हैं तो वो तो उनकी गलती है। दूसरी बात इसकी ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स अपने 8-9 साल के करियर में लिए हैं। जो फेलियर्स मतलब जैसे मानो कि एक टाइम आया था कि भाई लगा अब तो सब खत्म है, अब तो सब छोड़ना पड़ेगा, फिर वापस वहाँ से ऊपर आए। तो अब जब पैसा आता है, जब आप थोड़ी सक्सेस अचीव करते हैं ना, तो वही लगता है कि भाई कुछ नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। आज तू खुश हो रहा है, 2-3 बातों से तू रोएगा। तो एक जैसे $1 मिलियन कमाना भाई छोटी बात नहीं है, वो भी आपने इतनी कम एज में किया है। तो एक बार हम थोड़ा सा आपके काम के बारे में बात करते हैं कि आपने क्या काम करके ये पैसे आपने बनाए और क्या काम कर रहे हो आप? तो शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। तो 14-15 साल के थे हम। तो घर पे रिचार्ज वगैरह के लिए ये था कि एक एमसेंट करके एक ऐप आया था। हाँ। तो एमसेंट ऐप हमने इंस्टॉल किया। उसमें ये था कि आप एप्स अगर आप इंस्टॉल करोगे तो उसका वो आपको पेमेंट देगा इन रिचार्ज फॉर्म। अच्छा। तो 10-15 एमसेंट ऐप से मुझे भी याद है, मैं कॉलेज में था तो हमने वहीं से मेक मनी ऑनलाइन की जर्नी शुरू हुई थी। हाँ जी बताइए। मुझे लगता है कि एमसेंट ने काफ़ी डिजिटल क्रिएटर्स की मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट बना था। तो हुआ ये था कि मैंने बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल किए, जिसमें से एक था 9 एप्स करके। हाँ। वो चाइनीज़ कंपनी है 9 एप्स। तो वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद एक एडिशनल प्रमोशन था कि भाई आप इनका फेसबुक पेज लाइक करेंगे तो आपको ₹5 का रिचार्ज या ₹10 रिचार्ज और मिलेगा। ठीक है। तो मैंने वो भी कर दिया और ठीक है लाइक करके छोड़ दिया था कि भाई ₹10-12 का रिचार्ज अपना आ गया है। फिर 3-4 दिन बाद जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को कोई कॉन्टेस्ट दिखा। उनके पेज पे कॉन्टेस्ट पोस्ट हुआ। क्या चीज़ का था कॉन्टेस्ट? वो कॉन्टेस्ट ये था कि आपको पर्टिकुलर इतने शेयर करने, इतना कमेंट करने या कुछ वीडियो बनाना, इस टाइप का कुछ एक्टिविटी थी। ठीक है। वो अगर आप सिलेक्ट होते तो आपको क्रिकेट का बैट मिलेगा। 10th-11th में थे, कर दिया, वीडियो डाल दिया, शेयर कर दिया और बैट जीत गए हम। बोला तो बढ़िया चीज़ है, घर पे बताया। फिर एक हेडफोन जीता। उस एज में मजा भी आता है, सब मजा आता है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। एक वो रहता है ना दिमाग में कि सब तो फ्रॉड है, ऑनलाइन कौन देगा भाई, क्यों ₹500 की चीज़ कोई क्यों देगा, ₹1000 की चीज़ क्यों देगा। फिर एक हेडफोन आया, फिर 3 फ़ोन जीते लगातार 2 महीने में, उसी कॉन्टेक्स्ट से। हाँ उन्हीं 9 एप्स के कॉन्टेस्ट से। ओके। तो ये सब चीज़ें हुई। तो उनके एक एडमिन से मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक सोशल मीडिया मैनेजर की रिक्वायरमेंट है इंडिया से। वो लोग चाइना से मैनेज करते हैं बट वो अपने ऑडियंस से रिलेट नहीं कर पा रही थी। अच्छा।
तो मैंने कह दिया, जैसे वो राजपाल यादव नहीं कहता कि हमें सब आता है, हमें सब आता है, तो मैंने कह दिया भाई हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब चीज़ों का नहीं पता था, फिर भी आपने कह दिया। 19-20 नॉलेज था, क्योंकि साल 1.5 साल पहले मैं किसी के टच में था, अच्छा। फेसबुक पे एडमिन के, तो 19-20 मुझे था कि अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं कहीं ना कहीं से क्रैक कर लूंगा। ठीक है। बट हालांकि मुझे वो नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो 7,000 रुपये का मुझे वो फ्लिपकार्ट वाउचर देते, क्योंकि मेरी एज 18 साल नहीं थी। अच्छा। चाइना में अगर आप उससे कम एज पे काम करते हो तो वो इलीगल होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम आपको, इंडिया में भी शायद बाल श्रम में आ जाता है वो। हाँ हो सकता है। हाँ। तो हमने तो किया है भाई बाल श्रम। या फिर वो पापा का पैन कार्ड लगता है नहीं, पैसे उतना वैसे सब के लिए। पापा को तो बताया भी नहीं था, वो सब चीज़ें तब की बात है ये। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा आपको फ्लिपकार्ट के वाउचर देंगे, आप काम करो। ठीक है। तो 3-4 महीने हमने काम किया, उस पर 20-25 हज़ार रुपये भी कमाए। बट हुआ ये कि उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे नॉलेज बहुत लेना पड़ा। तो उस चक्कर में मुझे काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पेजेस का नॉलेज आया, मैं लोगों से जुड़ा कि लोग क्या कर रहे हैं, कितना क्या कमा रहे हैं। उस टाइम फिर भी कमाने का भी इतना कुछ मोटिव था नहीं, उस टाइम में नॉलेज के लिए बहुत करते थे, मज़ा आता था ये चीज़ करने में। तो फिर मैंने बनाया फाइबर पे एक अकाउंट। किस चीज़ के लिए था वो? फाइबर क्या होता है कि आपको कोई भी डिजिटल सर्विस चाहिए हो, चाहे फाइबर का तो पता है आपने, हाँ। किस चीज़ का वो बनाया था अपना प्रोफाइल? ओके, सो क्या होता था, फेसबुक पे उस टाइम पे ग्रे वेरीफाइड पेजेस बिकते थे जो बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए फेसबुक ने लॉन्च किया था। ओके। तो कुछ क्लाइंट्स थे जर्मनी में जिन्हें वो पेजेस चाहिए थे, तो हमारे यहाँ पे वो मिलते थे 150-200 रुपये में, 500 रुपये में, और वहाँ बिकते थे वो 2,000 रुपये में। ठीक है। तो यहाँ से मैं लेता था, वहाँ उन्हें बेचता था। तो 20-25-30 हज़ार रुपये वहाँ पे इकट्ठे हुए। फिर मुझे एक दुबई की क्लाइंट मिली जिनको अपना एक पेज बनाना था 2 से 3 मिलियन फॉलोअर्स का, अच्छा। जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मुझसे परचेज किया सस्ते, मतलब मैंने परचेज किया सस्ते में, और उन्हें 2-2.5 लाख रुपए में मैंने बेचा। तो ऐसे करते करते मुझे 3-1 लाख रुपए की इनकम हो गई। फिर मैंने कुछ IIT के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी वो स्टार्टअप था, उनको भी मैंने सर्विस प्रोवाइड करी। वहाँ से मैंने अपना पहला 5,000 रुपये कमाया था, जो एक एज अ बिजनेस कमाया था। 5,000 रुपये पहले मैंने वहाँ से कमाया था। तो ये सब हो गया, 3-4 लाख रुपये मेरे पास इकट्ठा हो गया। ये मुझे करने में 1.5 साल लग गए थे। हालांकि मैंने पापा को भी कहा था कि पापा मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मुझे इस चीज़ में वो स्कोप लग रहा है। अच्छा। तो पापा ने मजाक उड़ा दिया, बोले कुछ नहीं है, पैसा वैसा सब चले जाएगा, ऑनलाइन 1 रुपये पापा लगा क्या दिया। करते थे? पापा का टेक्सटाइल का बिजनेस था। अच्छा। तो ठीक है, फिर वो मैं बोला कोई बात नहीं, पापा ने मना किया तो क्या हो गया, खुद थोड़ा बहुत करके 3-4 लाख रुपए एक साल में इकट्ठा कर लिए। ठीक है। फिर वो पैसा मैंने लगाया एक पेज में। पेज में ऐसे लगाया कि उस पर कॉन्टेंट प्लस उस पर एड्स चलाने के। तो 3-4 लाख रुपए स्पेंड करके हमने उसको 2.5 से 3 मिलियन फॉलोअर्स उस टाइम गेन कर लिए थे। कंटेंट मतलब कि आपने उस पे मीम वगैरह बनाने के लिए, हाँ। जोक्स वगैरह हाँ, बनाने के हिंदी ऑडियंस के लिए हम मीम बनाते थे उस ठीक टाइम है। पे। और उस टाइम पे क्या था कि ROI बहुत अच्छा था। तो मैं चाहता तो उस टाइम बहुत चीज़ों पे पैसा खर्चा करके, अब 16 साल का तो थे अपन, ये पैसा उड़ाओ ये करो, लेकिन पता नहीं क्या उस टाइम पे माइंडसेट आ गया था अचानक से कि नहीं भाई इसको बड़ा करना है, इसको स्केल करना है। तब आप कौन से क्लास में पढ़ते थे? मैं तब 11th शुरू हुआ था, वहाँ से उस फिर टाइम पे भी तो और होता है कि भाई पैसे थोड़े कॉलेज में दिखाए हैं, मेरे को इतना कुछ नहीं था। अच्छा। मेरे को उस टाइम पता नहीं क्यों नहीं था। ऐसे करते करते हमने पेजेस ग्रो किए, पैसे कमा रहे, री इन्वेस्ट कर रहे, कमा रहे, री इन्वेस्ट किए, थोड़े बहुत एक अच्छा डिसेंट अमाउंट कॉर्पस बन गया था। ठीक है। फिर उसके बाद पेज पे पेज बना रहे। फिर धीरे धीरे फेसबुक ने शुरू किया एक वीडियो मोनेटाइजेशन करके कि भाई आप वीडियोस भी अपलोड करो, उसके भी आपको पैसे मिलेंगे जैसे यूट्यूब पे मिलता है। तो वहाँ पे हमने स्केल इन किया, कंटेंट बनाए, काम किया, बहुत अच्छे लेवल पे उसको स्केल किया। फिर फेसबुक ने धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस बोनस भी दिया और बहुत चीज़ें करी उसके साथ साथ में। ओके। तो एक कोई पेज, जैसे अभी मुझे जो पता है आपका रोचक तथ्य पता है, जो आपका पेज बहुत पॉपुलर है, जो मैं पहले रोचक तथ्य को जाना फिर आपको जाना। अच्छा। कि रोचक तथ्य के फाउंडर तुषार भाई हैं, और मेरे मतलब आपके और मेरे में म्यूचुअल्स काफ़ी थे जिनके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हुआ। तो फिर मेरा प्लान तो ये था कि मैं आपके ऑफिस आऊँ, जो आपने नया नया ऑफिस लिया है, तो उसके लिए तो आपको बधाई। मैं तब तो नहीं आ पाया था, लेकिन थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ये सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती है कि कोई बंदा अपने खुद से पैसे बना के फिर जब ऑफिस लेता है, फिर एक छोटी सी चीज़ को शुरू करके फिर एक बड़े लेवल पे ले जाता है ना, मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और इन सब चीज़ों की वजह से मैं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता था कि मैंने भी कभी ऐसे ही शुरू किया था, जैसे एमसेंट बता रहे हो, तो वैसे ही मेरा पेटीएम से शुरू हुआ था कि अच्छा। एक टाइम पे पेटीएम ना वो देता था 25 रुपए देता था कूपन कोड लगाने पे, है ना, फ्री में फ्री 25 कूपन होता था। तो उसी से कलेक्ट कर करके मैंने ना कैमरा खरीदा था सबसे पहले। अच्छा। कुछ 22-23 हज़ार का कैमरा मुझे पड़ा था, DSLR। मेरे लाइफ का पहला मतलब कुछ ऐसा पैसे जब मैंने कमाए थे तो मैंने इन्वेस्ट ही कर दिए, री इन्वेस्ट कर दिए। और जैसे आपने बोला कि भाई मेरे को भी फेक लगता था या स्कैम लगता था, वैसे ही मेरे को भी लगता था। लेकिन जब वो मैंने चीज़ें खरीद ली ना, मेरे को लगा कि हाँ यार ऑनलाइन कुछ तो होता है। तो ये 2014 की बात है, आई थिंक आप भी 2014-15 में ही हाँ, 15 में कर रहे थे। 15 में ही कर रहे थे। और तब मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में टेंशन मेरे को ये था भाई कि जॉब तो लगेगी नहीं, कुछ यही सब चीज़ें सीख लो। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्टेड फील
करता था तब भी, आज आपसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ शूट करके। सेम ईयर। तो चलिए अब थोड़ा सा आपके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो जो रोचक तथ्य पेज है, इसके अलावा और कितने पेज आप चलाते हो? सतीश भाई, इसके अलावा हम 70-80 पेजेस और चलाते हैं। कुछ पेजेस रोचक तथ्य से भी बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं लेकिन रेवेन्यू में रोचक से भी ज़्यादा देते हैं। मल्टीपल जगह पे मल्टीपल निशेस में जॉनरा क्या रखते हैं आप सबका? सबका अलग है। कुछ न्यूज़ बेस है, हाँ। कुछ सेलिब्रिटी बेस है, कुछ टियर 1 कंट्रीज में जैसे यूएस, यूके, कनाडा, वहाँ के बेस पे है, कुछ इंग्लिश पेज है, कुछ फिलीपींस बेस पे पेज है। तो अब एक चीज बताइए, जो आपने $1 मिलियन कमाए और भी आप पैसे बना ही रहे हो, भगवान करे कि आप और बनाओ, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो? इन सब पैसों को यूटिलाइज कैसे करते हो? कहाँ आप इन्वेस्ट करते हो? सतीश भाई, इसके पीछे एक ना बहुत इमोशनल रीज़न है। क्या था कि जब शुरुआत में मैंने पैसे कमाए थे तो मैंने सबसे पहले तो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था अपनी ऑफिस पे। ओके। ये वाली नहीं, पुरानी वाली एक ऑफिस थी जो मैंने स्कूल ड्रॉप आउट करके ऑफिस शुरू की थी। बट उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमेशा काम के लिए। क्या था सतीश भाई कि 25-30 साल से हमारी फैमिली वाले हमेशा रेंट पे रहते थे, तो कहीं ना कहीं जब आप बिल्डिंग में उतर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फील करवाते थे कि आप रेंट पे रहते हो, आप भाड़े के घर पे हो, खुद का घर नहीं है आपके पास। और भाड़े के घर में आप खुद का कुछ उसमें चीजें नहीं लगाते हो कि भाई भाड़े का घर कभी भी आपको ना छत वाली फीलिंग नहीं देता, छत नहीं देता। वो आप एक सेफ उसमें हो, लेकिन वो सेफ लगता नहीं है। तो फिर खुद का घर लिया मैंने सबसे पहले। जो अगर अपन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके बाद एक और घर लिया, ऐसे 3-4 पर्टिकुलर हमने घर लिए। अच्छा। रियल एस्टेट में आज के टाइम पे मेरी 80-90% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में। तो जो आपने जैसे बता 3-4 घर लिए, तो रेंटल पे भी है कुछ कि अपने खुद के लिए? दो चीजें हैं। रहने के लिए तो एक ही घर है ऑब्वियसली, एक ही घर में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा था कि हमने जब वो शुरू हुए थे वो प्रोजेक्ट, तब इन्वेस्ट किया था उसमें। और अब वो रिटर्न दे रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि उसके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए, कुछ 30% हो गए, कुछ डबल भी हुए हैं, तो अप्रिशिएट हो रहा है। प्लस सेकंड चीज़ क्या है कि अब मुझे एक सेफ फीलिंग आती है कि अब मैंने, मतलब मेरे पापा को जो टेंशन होता था कि भाई मेरे खुद के बच्चे को मैं भाड़े के घर पे रुकवा रहा हूँ, उसके बाद खुद का घर नहीं है, तो वो ये है कि अब हमें ज़िंदगी में उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि हमें पता है कि हमारा कौन सा घर है, कहाँ जाना है, हमें उस छत है हमारे घर में, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। प्लस एक सेविंग्स हो रही है और इन्वेस्टमेंट है वो अलग। आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है रियल एस्टेट में ही ज़्यादा कर रखा है, आप स्टॉक वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हो? हाँ करते हैं, कम करता हूँ क्योंकि पहले इतना नॉलेज नहीं था स्टॉक में। म्यूचुअल फंड में करते हो कि SIP है मेरी। प्लस मेरा एक फ्रेंड है जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो जो कुछ मुझे टिप्स देता है तो उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। और आपने जैसा कि मैंने देखा था, आपका एक पोस्ट देखा था कि आपने गाड़ी भी ले रखी है BMW। कौन सा सीरीज है वो है 330 Li M स्पोर्ट्स। अच्छा 330, वो भी कुछ 80-90 लाख का है? हाँ 70 लाख का। 70 लाख का, ओके। तो उसमें तो हम लेने गए थे ये XUV 700। अच्छा। बट वहाँ बैठे वो नहीं जमी गाड़ी, फिर देखा कि कोडियाक लेते हैं, वो नहीं जमी। फिर पापा बोले कि यार जब 40-45 तक का तूने खींच ही दिया है बजट, तो एक बार BMW भी देख आओ। लेने का कोई प्लान नहीं था ना, कभी सोच भी सकते थे कि भाई BMW ले रहे हैं। गए, सीरीज 1 देखी, X1 देखी। घर वालों ने नहीं बोला भाई इतना पैसा क्यों डाल रहे हो गाड़ी उड़ी में? नहीं, मेरे पापा ने मुझे कहा कि चल एक बार देख के आते हैं। तो भाई एक चीज़ बताओ, जैसे काम करते करते कभी ऐसा स्ट्रेस आता है, या फिर कई बार होता है कि जो जिस स्ट्रैटेजी से आप काम कर रहे हो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसा स्ट्रेस आता है कभी? सतीश भाई, ये स्ट्रेस इस फील्ड में आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा, और ये स्ट्रेस का आपको वो एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, प्लस आपको इसकी आदत लग जानी चाहिए। ठीक है। अब ये स्ट्रेस जब आपको फर्स्ट, मतलब एक बड़ा आपका डाउनफॉल आया हो या बड़ा एक लॉस हुआ हो, तो वो स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हार्ड होता है आपके लिए। बट वो आपने जब पार कर लिया तो सेकंड उससे बड़ा लॉस भी आपको थोड़ा कम टेंशन देगा। फिर धीरे धीरे जब आप मल्टीपल फेलियर से गुजरोगे, सक्सेस पाओगे ना, तो आपको बड़े से बड़ा स्ट्रेस भी आपको लगता है कि यार मैंने इतना कुछ कर लिया है ना, तो ये भी मैं कर ही लूँगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं इस समय, जो भी एसेट्स आपने बनाए हैं डिजिटल स्पेस में, वो सारा भगवान न करे बट वो सारा अगर एकदम से ज़ीरो हो जाता है, तो आज सारी नॉलेज आपके पास है, एक्सपीरियंस है, तो उसको कैसे ग्रो करोगे आप? बहुत अच्छा सवाल है सतीश भाई। ये मैं क्या करूँगा कि मैं पहले देखूँगा कि एग्जैक्टली अभी डिजिटल स्पेस में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और कौन सा मार्केट बहुत बड़ा है। उस क्या होता है, मेरे क्या सोच है कि बड़े मार्केट में आप एक जगह बना सकते हो और वहाँ पे स्केल कर सकते हो। छोटा और अनटैप्ड मार्केट क्या है, तो आज के टाइम पे मैं फिर से अगर जो नॉलेज मुझे फेसबुक ग्रोथ की है, एड्स की है, मैं फिर से एक अच्छा ब्रांड बना सकता हूँ। मुझे लगता है फिर से मैं वो पेजेस ग्रो कर सकता हूँ। और प्लस मेरा ये मानना है कि मैं अब एड्स की और मार्केटिंग के नॉलेज से मैं अपने डिजिटल ब्रांड्स भी ग्रो कर सकता हूँ, जो ई-कॉम ब्रांड्स हो गए या फिर आप B2B बिजनेसेस कह सकते हो। तो मुझे लगता है वो बहुत
बड़ा स्केल लेके जा सकता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। ग्रेट। तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि अभी कुछ ट्रेंडिंग है इस स्पेस के अलावा और उसमें आप हाथ डालना चाहते हो, बट आपको लगता है कि ठीक है यार मेरा भी अच्छा चल रहा है, उधर नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? दो चीज़ें हैं इसमें। एक कंज्यूमर बेस्ड मुझे चीज़ें, एक्चुअली मैंने 2017 में शुरू किया था एक जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है स्ट्रीट वेयर वगैरह ये सब चीज़ें। तो 2017 में मैंने ई-कॉमर्स शुरू किया था, बट उस टाइम पे क्या था, वो प्री D2C बूम था, तब ना यूपीआई इतना ज़्यादा प्रचलित था, करेक्ट, ना लोग ऑनलाइन इंटरनेट पे इतना पेनिट्रेट नहीं था। मतलब आपके पास सोशल मीडिया यूजर्स थे, बट वो बाइंग कैपेसिटी नहीं थी ऑनलाइन की, उस टाइम लोगों को ट्रस्ट नहीं था। तो शुरू किया वो ये था कि पैसा वो भी बना रहा था, ठीक है, बट जब मैं अपने फील्ड और उसको कंपेयर करा था तो वो उसके सामने बहुत कम था। तो मुझे लगा कि यार इसमें अभी टाइम है, इसमें अभी स्कोप नहीं है, तो मैं वापस अपने फील्ड में है। तो आज के टाइम पे ये है कि दो चीज़ें हैं। पहला तो मुझे या तो D2C या तो एक B2B ब्रांड में मुझे जाना है, जो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कर भी रहे हो आप? हाँ, ओके। जो कर रहा हूँ, जो स्केल पे नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मुझ पर डिपेंडेंट भी है, हालांकि काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड भी है, बट कहीं ना कहीं ये है कि अगर मैं कोई और बिजनेस करूँगा तो मुझे उस पर अपना 100% देना पड़ेगा। मुझे क्या है ना, स्क्रैच से कुछ भी बिल्ड करने में बहुत मजा आता है। कितने लोग हैं टीम में आपकी? मेरे ऑफिस में 10 लोग हैं जो इन हाउस है, जो ऑफिस पे आते हैं, प्लस 6 लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए फ्रीलांसर है। ओके। अभी तक आपने जो कुछ भी अचीव किया है, तो आगे आपके क्या ड्रीम्स हैं जो आप करना चाहते हो? अगर आप रिवील करना चाहो या बताना चाहो। लोग कहते हैं कि अपने ड्रीम्स नहीं बताने चाहिए वैसे, बट आप क्या बिलीव करते हो, बताने में या फिर? ड्रीम्स तो सतीश भाई ये है कि जो भी कर रहे हैं वो उसका 100x 1000x वही ड्रीम है कि जितना हो सके उतना बड़ा करना। ये है कि भाई आज मैं सो रहा हूँ ना, तो मुझे टेंशन नहीं है कि भाई मेरे को अगले साल क्या करना है, उसके 5 साल बाद क्या करना है। हालांकि वो रहता है जिंदगी भर, अपन आज कितना भी अपन सोच रहे हैं, अगर अपन बोलिए मिलियनर भी है, मल्टी मिलियनर भी बन जाए, बिलियनर भी बन जाए ना, फिर भी वो रहेगा कि साला इससे भी और बड़ा करना है, और वही चीज़ अपन को सक्सेसफुल बनाती है, मुझे लगता है। और ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे हम होता है ना कि पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो हमें और उससे ऊंची चोटी दिखाई देने लगती है, तो इंडस्ट्री में भी यही होता है कि भाई जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं हमें और उससे बड़े प्लेयर नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं कि भाई अभी और करना है और करना है। वो डिपेंड करता है लोगों पे भी। जैसे मान लो कि आप किसी के साथ हो, आपको लग रहा है कि यार ये बंदा फोड़ रहा है, ये बंदा तगड़ा काम कर रहा है, और आप उसको देखकर टेंशन में आ गए कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं, मैं तो फेलियर हूँ, तो आपका वो डाउनफॉल आने लग जाएगा कि आप दूसरों को देख के डिमोटिवेट हो रहे हो। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होता है जो जनरली आपका और मेरा है कि यार ये बंदा फाड़ रहा है ना, मैं भी कर सकता हूँ, तो ये इतना कर रहा है तो कम से कम मैं इससे 25% कम कर, तो मैं वहां तक तो पहुंच ही सकता हूँ। वही एक ग्रोथ का पैरामीटर। और एक और चीज है, जब हम सोचते हैं ना कि यार ऐसा कर सकते हैं तो करने भी लगते हैं एक टाइम के 100%। एक चीज और मुझे ये पूछना है कि आपका डेली का रूटीन क्या रहता है? अभी तो थोड़ा सा मेस्ड अप है, मैं कह सकता हूँ। कैसे रहता है, थोड़ा सा बताइए। ये है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे उठता हूँ, 10:30 11 बजे तक ऑफिस पहुँचता हूँ। ठीक है। अच्छा, डेली ऑफिस जाते हैं आप? हाँ, 100%। अरे वाह। 11 बजे मैं ऑफिस पहुँचता हूँ और 8 बजे तक मैं ऑफिस से वापस आता हूँ। उसके बाद खाना वाना खाया, काम पे बैठ गए। डेली रूटीन है कि 1 घंटा मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। और तो दोस्त लोग भी यही काम करते हैं? नहीं, सब अलग फील्ड में। अच्छा। कोई किस में, सब अलग फील्ड में है। और 10 साल पुराने मेरे दोस्त है, 10 स्कूल के दोस्त हैं। डेली 2 घंटा मिलते हैं, फिर भी हमारे पास डेली कुछ ना कुछ बात करने मिलता है। कभी ये नहीं है कि 3 दोस्त बैठे तो साथ में चुप बैठे कि क्या बात करें। तो एक रूटीन है कि यार दिन भर का जो स्ट्रेस है, जो इतना लोड लेके अपन बैठते हैं, वो 1 घंटा उनसे मिलते हैं और वो रिलीज होता है। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो 100% रूटीन में, चाहे दुनिया यहाँ की हो या वहाँ की हो, मुझे 1 घंटा उनसे मिलना है। आपको जैसे काम करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है? मुझे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायर सतीश भाई यही करता है कि हम कहाँ से आए हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से अपन आए हैं, जो डिसेंट अपन ने अचीव किया है। तो ये है कि भाई यहाँ पे अपन को ख़त्म नहीं करना। मैं ये और ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को लुक ऑन करता हूँ कि यार ऐसा बनना है, ये करना है, वो करना है। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं दूसरों को देख के हमेशा इंस्पायर होता हूँ, प्लस खुद की भी एक जर्नी से कहीं ना कहीं इंस्पायर होता हूँ। जब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है तो मैं अपने ही पुराने फोटोज़ वगैरह देखता हूँ, अपने पुरानी पोस्ट देखता हूँ, अपनी चैट्स देखता हूँ, जो लोगों से मैं बात करता था, क्या मेरा वे था, क्या था। तो वो सब चीज़ें मुझे इंस्पायर करती है पर्टिकुलर कि भाई यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से आगे की जर्नी भी अपने कर सकते हैं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बहुत ज़्यादा। थोड़ा कोई एक्सपीरियंस बताइए अपना। एक्सपीरियंस इन सच मतलब ऐसा है कि अब आज अपन जो बात कर रहे हैं ना, ये भी मैंने कम से कम 3-4 बार मैनिफेस्ट किया हुआ है कि अच्छा अपन सतीश भाई के साथ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये वाला क्लिप मैं पहले चलाऊंगा भाई। तो सतीश भाई के साथ अपन बनाएंगे, ऐसा होगा, ये बातें होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सोचते तभी आज जाके बैठा हूँ यहाँ पे आपके साथ। ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो
आपका प्यार है जो मैंने इवन आपसे बहुत पहले से बात हो रखी थी कि भाई आपके साथ वीडियो करना है। मैं चाहता था कि आपके ऑफिस में आऊँ, जैसे मैं पहले चाहता था ना जिनके साथ शूट कर रहा हूँ एटलीस्ट उनके प्लेस पे करूँ, तो लोगों को भी पता चलेगा कि भाई हाँ जिनके साथ कर रहे हैं एटलीस्ट थोड़ी ऑथेंटिसिटी उनको लगे कि हाँ भाई ऑथेंटिक चीजें ही हम बता रहे हैं इंटरनेट पे, ऐसा नहीं कि भाई कुछ प्लान करके आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो उस चक्कर में मैं चाहता था कि लोगों से मिल के करूं, बट अभी अपना स्टूडियो हो गया, स्टूडियो हो गया, डिफेंडर हो गया। अब ये तो डिफेंडर वाला सीन इसलिए हमने किया कि इस शो का नाम ही हमने रख दिया मिलियनेयर इन डिफेंडर। अब पता नहीं मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि गाड़ी में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर पॉडकास्ट है, मुझे लगता है बहुत शानदार जाएगा ये। हाँ, रॉ तरीके से बातचीत करना भी मेरा एक थोड़ा सा था कि काफी टाइम से की, और एक रिस्ट्रिक्शन था मेरे उस चैनल पे कि मैं ना लिमिटेड लोगों को ही लेके आता था जो इंटरनेट स्पेस से है। मैं उनको भी लेके आना चाहता हूँ जो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई स्टार्टअप उनका अच्छा खासा चल गया है, उनको भी मैं लेके आता हूँ, उनसे कुछ नॉलेज निकलवाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में ज़रूरत है लोग एजुकेट हुए, लोगों को पता चले कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसे हम पैसे बना सकते हैं, नहीं पता था लिटरली। और मेरे को वही कमी लगी, जैसे आप बोलते हो कि जहाँ पे गैप होता है वहीं पे हम लोग टैप करते हैं, वैसे ही मेरा भी ये सीन था कि ये बहुत बड़ा गैप मुझे लग रहा था कि यार लोगों को ना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही है। तो मैं भी एक दो बंदे भी इंस्पायर हो जाए, जैसे मैं आज डिफेंडर चला रहा हूँ, कल वो जी वैगन चलाए कोई। मैं कह रहा हूँ कि आज कितने भी बड़े बड़े शोज बन जाए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन जाए जो इन चीज़ों में अब घुस चुके हैं, लेकिन ओजी आप ही हो इस चीज़ के। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2017 में, मेरा पहला एपिसोड आया था 2017 के फरवरी में, और अभी आज 24 चल रहा है, लगभग 7 साल हो गए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि 7 साल से हम सेम तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपका 7 साल का जर्नी कैसा था? मेरी जर्नी यही थी कि मेरे को लोगों से मिलना बड़ा पसंद था जो अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, और वो अगर मेरे से बात कर ले तो मैं घर पे बोलता था आज ना ये बंदे ने बात किया मेरे से मतलब मैं इतना खुश होता था ना, फिर घर वाले भी खुश होते थे, चलो भाई इसको अच्छा लग रहा है। मेरे भाई खास करके जो मेरे बड़े भाई हैं उनसे मैं बताता था, तो मैंने देखा कि यार एक पैटर्न मैंने देखा कि मैं लोगों से मिलता हूँ जिनकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आके आज इतना अच्छा कर रहे हैं। कोई $20,000 कर रहा है, कोई $30,000 कर रहा है। तो मैंने सोचा कि यार अपन ना, जैसे कपिल शर्मा शो भी मैं देखता रहता था, बहुत कॉमेडी मेरे को बहुत पसंद थी, तो अभी भी देखता हूँ कभी कभी। वहाँ से आइडिया है कि मैं कपिल शर्मा शो के जैसा ही यूट्यूब का एक शो बनाता हूँ, जहाँ पे मैं यूट्यूबर्स को लेके आऊँगा या फिर जो मेरे दोस्त लोग हैं अच्छा कर रहे हैं उनको लेके आऊँगा, जिनसे बातचीत होने लगी थी इस फील्ड में आने के बाद। तो वो प्लान मैंने बनाया, फिर मैंने एक शो बनाया द इंडियन यूट्यूबर शो, अच्छा, कपिल शर्मा शो के नाम पे। अच्छा, उनसे इंस्पायर होकर मैंने बना दिया, और भाई साहब आज है कि अब चल रहा है बढ़िया। आपकी वो रील देखी थी मैंने, शायद परमेश्वर ने भी शेयर की थी। हाँ, उन्होंने शेयर भी किया था, कमेंट भी किया था। हाँ, वो दिखाता है स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल पता है बहुत लोगों को पता नहीं होता। हाँ, वो साइकिल का मैंने फोटो डाला था, फिर डिफेंडर का डाला था। तो जैसे लोग, जब मैंने डिफेंडर की फोटो डाली थी तो लोग कह रहे भाई तू कितना शो ऑफ कर रहा है। मैंने बोला भाई देखो एक खुशी है, अगर आपको किसी की खुशी नहीं दिखी जा रही है तो आप क्या देखोगे? आपको उनकी वो दिख रहा है कि आज सक्सेसफुल, आज डिफेंडर में घूम रहा है, जब कल साइकिल पे था तब कोई नहीं पूछने वाला था। तब उनको शो ऑफ नहीं लग रहा था। मैं तब भी फोटो डालता था, क्योंकि कैमरे वाला फोन तो आ ही गया था 2012 के आसपास में, वो भी जैसे तैसे करके घर वालों से रोक आके हमने फोन लिया था, एक नोकिया का जिसमें कैमरा था। तब भी ये था, जो था मैं वैसे ही इंटरनेट पे डालता था। फेसबुक वगैरह अकाउंट बना लिया था, तो साइकिल की फोटो डाल रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ गाँव में तो वो डाल रहा हूँ। मतलब मैं जैसा था वैसे ही, आज भी जैसा हूँ वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये पर्टिकुलरली जो माइंडसेट है ना लोगों का, ये फेलियर माइंडसेट है, जो मुझे लगता है कि यार इसने यार ये कैसे कर लिया, इसने यार डिफेंडर कैसे ले ली, इसने BMW कैसे ले ली। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बोली कि मैं लोगों को देखता हूँ ना, उनसे इंस्पायर होता हूँ। यही तो फर्क है। जैसे आपके माइंडसेट में या फिर जो लोग भी सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, उनके माइंडसेट में यही डिफरेंस है। और जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भाई वो जलते हैं, दूसरा इंस्पायर होता है, यही फर्क है। हमने देखा जब आप BMW लिए तो ऐसा लग रहा था मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल कसम से मैं बता रहा हूँ कि इतनी खुशी हुई थी। मैंने पर्सनली आपको मैसेज किया था कि भाई बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं, आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, मैं 330 Li ही देखने गया था। अच्छा। क्योंकि उसमें स्पेस बहुत बढ़िया है। हाँ जी। मेरे को ऐसा गाड़ी चाहिए था कि जो पीछे वाली सीट पे भी थाई सपोर्ट अच्छा है, और इकलौती वो गाड़ी है उस रेंज में जिसमें पीछे शॉफर ड्रिवन गाड़ी है, बहुत ही तगड़ी। और जो सीट का कलर ना ऐसा ही है, सेम कलर है। डिफेंडर में पर्टिकुलर मेरे को डिफेंडर 1 महीने में मिल रही थी, मैंने बोला जब तक इस कलर की सीट नहीं मिलेगी फिर लूंगा। वो जो सीट मिल रही थी व्हाइट कलर की थी, मैंने बोला भाई मेरे को ये चाहिए, क्योंकि मेरे को ना BMW की याद दिलाता है बहुत शानदार। और BMW मुझे बहुत पसंद है। बस सेडान इसलिए नहीं लिए कि दिक्कतें होती है रोड पे मुझे। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा कि
हाउ टू बिकम मिलियनेयर? हाउ टू बिकम अ मिलियनर सतीश भाई, इसके लिए मेरे पास भी कोई ना एक्यूरेट आंसर नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आप में भूख होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी सस्टेनेबल चला सकते हो, आप अच्छा खासा, मतलब ये है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी लाइफ में, उतना आप कमा सकते हो। बट आपको उससे कुछ नेक्स्ट जाना है ना, तो आप में वो भूख होनी चाहिए, पागल वाली भूख होनी चाहिए। मतलब ऐसी भूख होनी चाहिए कि रात को 3 बजे भी आपका आंखें खुल रही है अपने आप कि यार मेरा काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे काम करना है। दूसरा माइंडसेट क्या है, 8 बज गए 9 बज गए अपन भाई सोएंगे, अपने को चाहिए ज़िंदगी। मेरे को समझ में नहीं आता यार, 20-22 साल के लड़के हैं, वो अभी से वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब चीज़ें करने लगे हैं। भाई अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। मैं ये कह रहा था कि एक टाइम था ऐसा कि भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 17-17, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे भी काम करते हैं, मतलब 4 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे सो रहे हैं, इस लेवल का पागलपन था। तो हालांकि अभी वो नहीं है, अभी थोड़ा सा तो बैलेंस हम भी कर रहे हैं कि भाई 5-6 घंटे की नींद तो अपन पूरी करें। अच्छा, मेरे को ना बहुत ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं क्लूलेस हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं इतनी सारी चीज़ें देख के कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? 2 चीज़ें होती है इसमें भी। एक ये कि अगर आप एक अच्छे मल्टीटास्कर हो तो आपको 3-4 चीज़ें साथ में करनी चाहिए। फिर आपको दिखना है कि आपको किस में पोटेंशियल दिख रहा है, कौन सी चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो। बट वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है, मल्टीटास्किंग वाला काम है, बहुत लिमिटेड लोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे हो कि भाई मैं एक ही चीज़ में बहुत भयंकर फोकस कर सकता हूँ, कि मैं कर एक ही चीज़ सकता हूँ, लेकिन वो एक चीज़ को मैं फोड़ सकता हूँ, तो आपको वही एक चीज़ करनी चाहिए। उसमें बहुत चीज़ें, आज अपन अगर डिजिटल में बात करें तो ब्लॉगिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, फेसबुक मार्केटिंग है, कंटेंट आर्बिट्राज है, सीपी है, बहुत चीज़ें हैं। तो इसमें ये आपको मज़ा किस में आता है? मुझे पर्टिकुलर लगता है आज आपकी सक्सेस का रीज़न या मेरे छोटी मोटी सक्सेस का रीज़न है, बहुत और लोग जो इतने सक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में या कहीं पे भी, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि जब आप काम कर रहे हो ना, जब आप सुबह उठ रहे हो, अपना लैपटॉप खोल रहे हो या अपना ऑफिस खोल रहे हो, तब आप एक्साइटेड होकर खोल रहे हो कि आप मजबूरी में खोल रहे हो। सही बात। उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। अगर आप एक्साइटेड होकर खोल रहे हो तो आप चाहे दुनिया में कुछ भी काम करो, आप छोटा से छोटा काम कर लो, बड़े से बड़ा काम कर लो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। मिलेगी। करेक्ट। मैं भी इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। तो नहीं है कि अपने फिगर आउट सब कुछ कर लिया है। 6-8 महीने या साल भर में एक ना एक बार तो ऐसा टाइम आता है आपके पास कि यार अब क्या करें, ये तो कर लिया, वो भी कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो तब मेरा यही है कि भाई 6-7 साल पहले एक वाइट बोर्ड खरीदा था, वो वापस निकालते हैं, सब चीज़ें नोट डाउन करता हूँ मैं अपने आप को एक विजुअलाइजर समझता हूँ कि भाई मुझे हर चीज़ सामने दिखनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ मेरे सामने दिखनी चाहिए। तो मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उस पर नोट डाउन करता हूँ, क्या रेवेन्यू आ रहा है, प्लस मैं और क्या करने से रेवेन्यू बढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज़ें मैं नोट डाउन करता हूँ। प्लस सेकेंड चीज़ ये है कि और डिफरेंट मैं क्या कर सकता हूँ और कंपेयर करता हूँ दोनों में, कि आज के दिन अगर मैं इसको बंद करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, या उसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा, और उसके अलावा मैं कहीं और पाइवट करता हूँ या कुछ और नया शुरू करता हूँ, तो मुझे कितना हार्म होता है। तो ये सब चीज़ें जब अपन लिखेंगे करेंगे और सब समझेंगे ना, मैं तो लोग हवा हवाई बातें करते हैं, अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा वैसा हो जाएगा, वैसा लिखित में कुछ नहीं है। तो मैं हो सके उतना रिटर्न फॉर्म में बिलीव करता हूँ कि ओके। और अपनी लर्निंग्स के लिए आप क्या करते हो? अपनी लर्निंग्स के लिए मैं बहुत अलग अलग कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। जैसे अपनी फील्ड में भी आजकल ये है कि बहुत कंटेंट लोग बना रहे हैं, प्लस ये कि मैं सबसे जुड़ा हुआ रहता हूँ, मैं नेटवर्किंग पे बहुत हाईली बिलीव करता हूँ। मैं एक टाइम पे सतीश भाई ऐसा था कि आप मानोगे नहीं, 2022 के पहले मैं अपनी फील्ड में किसी बंदे से नहीं मिला, किसी भी मतलब किसी सिंगल बंदे से मैं नहीं मिला, बस ऑनलाइन बातचीत थी। ऑनलाइन बातचीत थी, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था शुरू से। मैंने क्या था सतीश भाई कि स्कूल छोड़ दी थी बीच में, अच्छा, और 2 साल में घर पे था, तो लोगों से इतना मैं मिला जुला नहीं, तो एक वो इंट्रोवर्टनेस आ गई मेरे अंदर। पर 2022 में ऐसा लगा यार कि क्या हो जाएगा, एक बार मिलते हैं, देखते हैं लोग, अगर कुछ अपने को ऐसा लगता है कि अपन कंफर्टेबल नहीं है, नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे। हाँ। लोगों से मिले जुले, इतना नॉलेज मिला लोगों से, रियलिटी मालूम चली कि लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। बस फिर उसके बाद मीटअप्स पे मीटअप्स हो रहे हैं, लोगों से मिल रहा हूँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ। और मुझे ये रियलाइज़ अभी भी हो रहा है ये कि शुरुआत में चाहे वो ऑनलाइन लोगों से नेटवर्किंग करना हो या अभी ऑफलाइन लोगों से नेटवर्किंग करना हो, नेटवर्किंग जो एक पता है थोड़ा सा क्लीशे कोट है, जो पहले मुझे क्लीशे लगता था कि भाई नेटवर्क इज और नेटवर्क है, ऐसा लगता था बस लिखने के लिए, ये लिखने के लिए लगता था कि यार ये साला क्या है, ठीक है चलो फैंसी है। लेकिन अगर उसके बारे में आप सोचोगे ना, तो अगर आपके पास हर इंडस्ट्री में कनेक्शन है और खासकर अपनी इंडस्ट्री में आपको हर बंदा जान रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ लोगों से मिलने जाता हूँ, छोटी छोटी बात है, कोई बंदा आ गया वियतनाम से, कोई आ गया बांग्लादेश से, कोई साउथ से आ गया, कहीं से भी आ गया, मैं जा रहा हूँ उसके लिए कहीं और कोई दूसरी सिटी में उससे मिलने के लिए 2 घंटे के लिए, बट वो लग रहा है यार अपन ने वेस्ट कर दिया, पैसे वेस्ट कर लिए, टाइम ख़राब कर दिया, क्या मतलब है। बट अभी नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो साल भर बाद, नहीं तो 2 साल बाद जो उसका रिटर्न है, अगर अपन इसका भी ROI मेजर करें ना, तो नेक्स्ट लेवल है। तो मैं तो ये सबको सजेस्ट करूँगा कि भाई हो सके उतना नेटवर्किंग करो, छुप छुपा के काम करने में कोई फ़ायदा नहीं है, बिंदास रहो, हर लोगों से मिलो,
उससे जो नॉलेज बनेगा, जो अपस्किलिंग जो उससे आएगी ना लोगों से मिलने से, वो और कोई चीज़ से नहीं आने वाली आपकी। तो ये चीज़ मैं करता हूँ। प्लस यही है कि कंटेंट कंज्यूम करता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे कंज्यूम करता हूँ, कम्युनिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ऐसे ही अपने स्किल करता हूँ। बुक्स वगैरह भी पढ़ते हो? बुक्स मैंने बीच में मुझे बहुत शौक चढ़ गया था, अश्विनी ग्रोवर ने एक बुक लिखी थी, हाँ, तो उसका मुझे शौक चढ़ा। उसके बाद मैंने वो पढ़ी बहुत फटाफट 4-5 दिन के अंदर ही। उसके बाद 3-4 बुक्स और पढ़ी और फिर बस वो गायब कीड़ा। ओके, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते मतलब कंटेंट? अभी तो आजकल कंटेंट इतने बन रहे हैं ना, सेल्फ हेल्प वाले भी बहुत कंटेंट बन रहे हैं। हाँ, तो यही है कि भाई डिपेंड करता है, कभी इंटरेस्ट आ गया तो बुक्स पढ़ ली, कभी इंटरेस्ट मूवीज वगैरह देखते हो? हाँ, कैसी मूवीज पसंद है आपको? मुझे मूवीज भी ज़्यादातर पता नहीं क्यों एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पसंद है। अच्छा, कि भाई जैसे तो आपकी बेस्ट मूवीज बताओ जो आपको बेस्ट लगती है। सोशल नेटवर्क सबसे बेस्ट, अच्छा, नेक्स्ट लेवल, जो फेसबुक के ऊपर बनी है? फेसबुक के ऊपर मूवी है, नेक्स्ट लेवल मूवी है सोशल नेटवर्क। एक है बिग शॉट करके। लंबरगिनी देखा आपने? नहीं। अच्छा, स्ट्रीट ऑफ ये वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, वो एक अच्छी मूवी है। एक मूवी एक है ऊबर पे बनी है, ऊबर का जो फाउंडर है केंड्रिक, कौन सा मूवी? उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ऊबर के ऊपर एक वेब सीरीज बनी हुई है, जियो सिनेमा पे, वो शानदार है, हर बंदे को वो देखनी चाहिए एक बार। बढ़िया। और इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हो आप? बहुत ज़्यादा। क्या- वही एक चीज़ है जो कट ऑफ करने की क्या कोशिश मकसद होता है देखना? एंटरटेन होना? मकसद तो नहीं होता है, परेशान होने का लगता है मुझे। मकसद ये है कि इंस्टाग्राम पे अगर आप बैठ के 10 मिनट से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो तो आप टाइम खराब कर रहे हो उसमें। कोई फिर आपको एजुकेशनल कंटेंट या जो काम का कंटेंट है वो 2 मिनट ही आना है, बाकी 2 मिनट के ऊपर सब बेकार चीज़ें आनी है। टाइम तो वही किल करता है ना जो आपको ज्यादा एंगेज रखे। हाँ, जो डोपामिन हिट करता है वो 2 मिनट के बाद वाले कंटेंट ही करते हैं फिर आपको। करेक्ट। तो मैंने बीच में हफ्ते मैं ये भी करता हूँ, रेगुलरली अपना इंस्टाग्राम कट ऑफ करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ बिल्कुल। इंस्टाग्राम कुछ नहीं उसको यूज़ करना। तो ये है, लेकिन एडिक्शन बहुत तगड़ा है ये चीज़ का, और कहीं ना कहीं एज ए कंटेंट क्रिएटर अपने को बेनिफिट दे रहा है, बट जब अपन क्रिएट के बदले कंज्यूम करने लग रहे हैं ना, तब दिक्कत वाली बात है। तो तुषार भाई, जैसे आपने भी बहुत यंग एज में शुरू किया था, अभी जो हमारे वीडियोस देखते हैं उसमें भी बहुत सारे जो जनता है, यंग जनता है, तो वो लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर या फिर घर वालों का प्रेशर, उसमें सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और वो दोनों पे नहीं कर पाते। एक तो सोशल मीडिया पे इतना दिखावा हो चुका है कि लोग उसको देख के थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं, और फिर लगता है कि यार जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है इसमें भी इतना कंपटीशन हो गया है कि भाई हमको तो जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे में बहुत फंसे हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? सतीश भाई, इसके लिए मुझे ये है ना कि अगर आपको कुछ ऑनलाइन काम करना है या ऑफलाइन भी आपको अगर बिजनेस करना है, और आपके अगर घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उसका एक ही सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप उन्हें प्रूव करके दिखा दो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप उन्हें मनाने में जितना एनर्जी वेस्ट करोगे, उतना एनर्जी अगर आप एग्जीक्यूशन पे शुरू कर दो कि मुझे काम शुरू करना है और करना है, चोरी छुप के करो या मुंह पे करो और रिजल्ट दिखा दो। दुनिया का कोई पेरेंट ऐसा नहीं है कि आपने उनको रिजल्ट दिखा दिया और फिर वो आप पे विश्वास ना करे। कोटा फैक्ट्री जो वेब सीरीज है, उसमें एक डायलॉग बोलता है वो लड़का, कहता है कि माँ बाप के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। तो मुझे भी ये लगता है, मेरे पापा ने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे रोकने की कोशिश करी कि मत करो बेटा काम, ये सब ऑनलाइन स्कैम है। क्योंकि क्या है ना कि जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल तो है नहीं, लोगों हाँ, को इतना और दिखा अभी तो फिर भी सतीश भाई, अभी जब रील्स के ज़माने में तो बहुत लोगों को नॉलेज आ गया है, एक्सेप्ट कर रही है। मैं बात करूँ 9 साल पहले की, तो ये है कि भाई ये किन चीज़ों में फंस रहा है, कुछ 2 नंबर का काम है, ये सब चीज़ें। तो क्योंकि क्या था कि भाई परिवार वाले इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फैमिली वालों को कि भाई आपका बेटा ये पूरे दिन ऑनलाइन रहता है, ये चीज़ें कर रहा है, इन लोगों से मिल रहा है, बात कर रही है। तो मम्मी लेकिन मेरी बहुत सपोर्टिव थी। पापा अगर लैपटॉप उठा के लेके जा रहे हैं तो मम्मी ला के दे रही है। तो वो चीज़ें हैं। और प्लस ये कि मैंने हार नहीं मानी, प्रूफ किया अपने माँ बाप को। मुझे पता है कि भाई मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे उनसे झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, रहना उन्हीं के साथ में है। प्रूफ कर दो, रिजल्ट दिखाते, पापा देखो मैंने कर दिया। और आज के टाइम पे मेरे माँ बाप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं उनको बोल दूँगा ना कि भैया मुझे एरोप्लेन बनाना है, बोलेंगे तू कर सकते, तू बना रहे। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि मैं पेरेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो, तो पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो मैं लोगों को देखता हूँ ना, तो मैं तो जो माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ना, उनके बच्चों पे बड़े होकर और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। कि भाई मान लो कि आप 14-15 साल का आपका लड़का है, उससे आप एकदम पंपोल के उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हो कि भाई यार नहीं तू इन चीज़ों में मत पढ़, तू बेटा पढ़ाई कर, तू बेटा बाहर मत जा, तू घर पे रह, तू ये मत कर, तू वो मत कर। फिर जब वो 20-22 साल के आएंगे या जब 24 साल के जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे ना, जब वो रियल लाइफ में आएंगे तो उन्हें बहुत दिक्कतें होंगी। आज मुझे क्या लगता है, जिन बच्चों ने या जिन लड़कों ने कम एज में शुरू किया है, मेरी हो या किसी और की स्टोरी हो, यही है कि माँ बाप की तरफ से छूट सब मिली है
कि तू खुद कर, गिर पढ़, तेरा डिसीजन है, तू अपने आप फेस कर। और वही चीज़ आज हमें बना रही है। जो लोगों के माँ बाप ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है वो अब जाके ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स में है। तो ये कि भाई या तो आप अपने बच्चों को कम एज में प्रॉब्लम्स दो या तो फिर ज़िंदगी भर के प्रॉब्लम्स उन्हें झेलने दो। तो कब तक प्रोटेक्ट करोगे आप उन्हें? आप 20-22 साल तक प्रोटेक्ट कर लोगे, फिर आप ही उन्हें ब्लेम करोगे कि तू कुछ कर नहीं रहा। अरे भाई, जब नॉलेज की उम्र थी, जब कुछ रिस्क लेने की एक कैपेसिटी थी, आज 21-20 साल का लड़का है, दुनिया में जो चाहे वो रिस्क ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि असली एक्सप्लोर करने का समय तो ये 16 साल से 16 हो, 18 हो, 20 हो, मुझे लगता है 20-21 साल तक आदमी को जिंदगी के हर रिस्क लेना चाहिए। साला क्या होगा बद से बदतर? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 24 साल का कोई आदमी ग्रेजुएट कर रहा है, तुम भी वो दोनों एक लेवल पे आके अटके हैं। हो सकता है उसको नौकरी मिल गई और तुम अभी तक फिगर आउट कर रहे हो, पर तुम्हारे पास जो वो एक्सपीरियंस होगा ना 4-5 साल का, वो मच बेटर होगा, एजुकेशन से मच बेटर होगा, मुझे लगता है। करेक्ट, बढ़िया भाई। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इसको रैप अप करते हैं, बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या रही पिछले 7-8 सालों में? जो भी आपने काम किया है उसमें बिगेस्ट लर्निंग क्या मिली आपको? लर्निंग सबसे बड़ी यही है सतीश भाई कि कंसिस्टेंसी है ना, जो कंपाउंडिंग की पावर है वो बहुत ज़्यादा है। कि अपन ये सोचते हैं कि यार 2 महीने 4 महीने में काम कर लिया, ठीक है, फिर काम नहीं चला तो रो लिए, बंद कर दिया, ये कम कर दिया, वो कर दिया। पहले मेरी एक आदत थी कि कुछ भी नुकसान हो गया ना, मैं चद्दर उड़ के सो जाता था। मुझे लगता था कि मैं सो रहा हूँ ना तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा हूँ। 4 घंटे सो गया, प्रॉब्लम अवॉइड हो गई, फिर जब उठते तो वापस वही चीज़ें शुरू। तो धीरे धीरे समझ में आया कि यार पर्टिकुलरली अपने फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, ऑनलाइन फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो एक बहुत रिस्क वाला धंधा है, आज आप हीरो हो, कल आप जीरो हो, तो उधर आपको फेलियर्स की आदत डालनी पड़ेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदा ज़िंदगी में एक ना एक बार फेल हो, और अच्छा है कि वो इनिशियल स्टेज पे एक बार फेल हो और एक बार अपने पीक पे फेल हो, तो वो फेलियर की आपको आदत लगे, फिर दुनिया में कितना भी बड़ा फेलियर मिले वो आप उसे झेल सकते हो। फेलियर झेलने की जो लर्निंग है कि भाई नहीं यार, मैंने सब कुछ खो दिया, कोई बात नहीं, मैंने एक बार बनाया, मैं दूसरी बार बनाऊंगा, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाऊंगा। सबसे बड़ी मेरी लर्निंग ये है। दूसरी लर्निंग मेरी ये है कि भाई आप हो सके उतना अपना नेटवर्क बढ़ाओ। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में फंस जाओ ना, आपके पास वहाँ पर एक बंदा होना चाहिए जो आपकी हेल्प कर ले। वो नेटवर्क मैंने बनाया है और वो नेटवर्क हर एक आदमी का होना चाहिए। चाहे आप खुद नहीं बना रहे तो आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसका हर जगह नेटवर्क हो। नेटवर्किंग के लिए क्या करना चाहिए जो यंग लोग देख रहे हैं? नेटवर्किंग के लिए मेरा सबसे बड़ा ये है, इसे चाहे आप तीसरी लर्निंग मान लो, चाहे यही नेटवर्किंग में आप जोड़ लो, ये सतीश भाई कि हमेशा लोगों की हेल्प करो। हेल्प इन सेंस ऐसा है ना कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि आप कर सकते हो। भाई मान लो आप कोई बंदा आपके पास किसी कनेक्शन के लिए आया, आप वो कनेक्शन उसे प्रोवाइड कर सकते हो, आपको कुछ उसमें एफर्ट्स ज़्यादा देना नहीं है, दे दो। मतलब आप ये मत सोचो कि मेरा इससे क्या फायदा हाँ, होगा। आप शॉर्ट टर्म मत करो कि यार मैंने कल को इसकी मदद कर दी तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने 9 साल के करियर को देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा ग्रोथ तब मिली है जब मैंने किसी बंदे की हेल्प की हो और वो बड़ा हुआ हो और फिर उसने मेरी हेल्प की हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की छोटे छोटे स्केल पे हेल्प की है जब बिगिनर थे या जब कुछ भी नाम नहीं था उनका, और वो बड़े बने, फिर उन्हें एक वो उस बंदे को रहता है कि इस बंदे ने मेरी हेल्प की थी, मुझे इसकी करनी है। तो वो चीज़ें आप जितना हो सके लोगों को दो, जब तक आपको सफ़र नहीं करना पड़ रहा। जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, जितना हो सके मुफ्त का ज्ञान दो, मुफ्त की एडवाइस दो, हेल्प करो, वो कहीं ना कहीं आपको वापस मिलेगा और उसे कंपाउंडिंग आपको 10x मिलेगा। ये पर्टिकुलरली मेरी लर्निंग है। और एक और चीज़, जैसे मेरी जो नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा हुई थी, मैं इवेंट्स में जाया करता था। मतलब मेरे ही इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते थे मैं एक भी स्किप नहीं करता था। तो वहाँ जाने से मेरी नेटवर्किंग तगड़ी हो गई। फिर एक होता है ना कि बार बार जब किसी से मिलते हो तो ऐसे ही हो जाता है, पहचान बन जाता है, फिर आप दोस्त बन जाते हो। तो एक मेरा था कि घर से बाहर निकलो, सही है, जाओ इवेंट्स में जाओ, देखो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, 2022 के पहले मैं किसी से मिला नहीं था और आज मैं हर बंदे से एक ना एक बार मिल चुका हूँ। तो वो चीज़ हैं या फिर आपको लोग अच्छे से जानते हैं। हाँ। और किसी से अगर जैसे आप मिलने भी जाओगे, जैसे मेरे को नहीं लग रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि अपन काफी टाइम से कनेक्टेड तो थे ही, पर ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले अपन मिल चुके हैं, बातें कर चुके हैं। तो मेरे को फर्स्ट टाइम वाला तो नहीं आ रहा कि यार मैं आपसे फर्स्ट टाइम। चलो, थैंक यू सो मच तुषार भाई, बहुत ही धमाकेदार एपिसोड रहा। मुझे बहुत सतीश भाई मजा आया आपसे बात करके। आई होप कि ऑडियंस को भी मजा आया होगा। एंड आप लोगों को लगता है कि मैं ये क्वेश्चंस पूछूं गेस्ट से, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर गेस्ट से वो चीज़ें पूछने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी निकले आप लोगों को कम से कम वैल्यू ऐड करे, जो भी इसमें बातें हो आपको भी वैल्यू ऐड करें, आपको इंस्पायर करें, आपको नॉलेज मिले और अल्टीमेटली वैल्यू मिले।
तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो उसके लिए अलग से आपको धन्यवाद, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो, फैला दो। खास करके अगर आप यंग हो तो आपको तो और शेयर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, ये नया चैनल है और यहाँ पर मैं ऐसे ही मिलेनियर्स लोगों को मैं लेके आता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लस नोटिफिकेशन बेल दबा लो। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मत जाते रहो।